गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी से संबंधित तो जानकारियां देते ही हैं, साथ ही पशुपालन के बारे में भी आपको तमाम जानकारियां मुहैया कराते हैं और मिलवाते हैं आपको एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। हमारे देश में इस वक्त कई हिस्सों के अंदर धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है, तो कुछ क्षेत्रों में पकी हुई फसल की कटाई का कार्य भी चल रहा है। फसल कटाई से पहले और बाद में किन बातों का किसानों ने रखना है खास ख्याल, देखते हैं हमारे पहले सेगमेंट में। हमारे देश में लगभग 50% से अधिक लोग चावल का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ चावल का भरपूर उत्पादन लिया जाता है। इस समय देश के कई स्थानों में धान की कटाई का काम चल रहा है। असावधानी और जानकारी के अभाव में 10% तक धान का नुकसान हो जाता है। इसीलिए धान की कटाई, मड़ाई, सुखाना व भंडारण के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखकर इस नुकसान से बचा जा सकता है। क्या है वो बातें, आइए जानते हैं। धान की कटाई उचित नमी व सही समय पर करनी चाहिए। दानों में जब 20 से 22% नमी हो तभी कटाई करें। ऐसा करने से उपज की सही मात्रा मिलती है। नमी का ध्यान न रखने पर दानों की टूट फूट व कम गुणवत्ता वाली उपज मिलती है। वहीं देर से कटाई करने पर ज्यादातर दाने जमीन में गिरने की आशंका रहती है। इससे उत्पादन का एक हिस्सा जमीन में ही मिल जाता है। कटाई करने के 7 से 10 दिन पहले खेत से जल निकासी करें। वहीं बात की जाए फसल कटाई की, जैसे किसान धान की कटाई करते समय जमीन की सतह से 6 से 8 इंच ऊपर से पौधों की कटाई का काम करें। साथ ही कटाई करते हुए एक साथ पौधों को रखते जाए। इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखें कि फसल का मिट्टी से संपर्क ना हो, क्योंकि इससे गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। इसके बाद काटी हुई फसल से दाने सुखाकर अलग कर देना चाहिए। इसके लिए थ्रेसिंग मशीन की सहायता भी ले सकते हैं या पारंपरिक तरीके भी अपना सकते हैं, जिसमें किसान ड्रम आदि पर धान के पौधों को मारकर दाने निकालते हैं। जैसे कि आपको सबको पता है कि इस समय धान की कटाई का समय चल रहा है, तो किसान भाइयों ने किन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है कि कटाई के समय हमें क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, जब आप धान की कटाई करते हो तो ज़मीन की सतह से 6 से 8 इंच ऊपर आप काटिए और उसको उसके साथ रखते जाइए। और एक बात का ध्यान रखिए कि धान से मिट्टी का संपर्क ना हो। अगर ऐसा होता है तो धान पे उस पे धब्बे पड़ सकते हैं और आपकी जो गुणवत्ता है धान की वो खराब हो सकती है। धान की कटाई हमें ज़मीन की सतह से 6 से 8 इंच ऊपर से काटनी है और उसको अच्छे से सुखा के, जैसे आप पीछे देख रहे हैं कि उसको आप ड्रम पे एक बार डाल के मार के, आपको जैसे आप देख रहे हो, इसके ऐसे फ़ायदे, अगर आप धान की फसल को 6 से 8 इंच ऊपर काटते हो तो धान के जो दाने हैं मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगे। अगर वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगे तो उस पर किसी भी तरह का दाग या धब्बा नहीं लगेगा, जिसके कारण धान की जो गुणवत्ता है वो बनी रहेगी और आपको मंडियों में अच्छा रेट मिलेगा। फसल की कटाई और मड़ाई के बाद उपज के भंडारण पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। कभी कभी भंडारण के दौरान बरती गई लापरवाही किसान की सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। इसलिए जरूरी है कि भंडारण के समय धान में नमी की मात्रा सुनिश्चित कर ले। लंबी अवधि के लिए 12% और अल्पावधि के लिए 14% नमी होनी चाहिए। भंडारण से पहले भंडार गृह को कीटों से बचाने के उचित प्रबंध करें। भंडारण अवधि में समय समय पर हवा का आवागमन करते रहना चाहिए।
अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सुकून। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल, मैडम, यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब सर्दियों का मौसम लगभग आने ही वाला है और बदलते मौसम का असर हर चीज पर पड़ता है। बदलते मौसम में अपने पशुओं का रखरखाव करना भी बेहद जरूरी है। आज हम बताएंगे कि हमारे पशुपालक किस तरह से बत्तख और उनके बच्चों की कर सकते हैं देखभाल। आइए तमाम जानकारियां लेते हैं हमारे इस सेगमेंट में। हमारे देश में भोजन में प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए मुर्गी और बत्तख के अंडों का सेवन किया जाता है। घरेलू स्तर पर इनका पालन आम है, वहीं व्यावसायिक तौर पर इनका पालन करने के लिए छोटे स्तर से शुरुआत की जा सकती है। इसके अलावा खेती के साथ साथ भी बत्तख पालन किया जा सकता है। देश की कुल पोल्ट्री में करीब 10% हिस्सा बत्तखों का है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण इनकी मांस और अंडे की खपत में इजाफा देखा जा रहा है। यही मांग इस क्षेत्र में अवसर के द्वार खोलती है। बत्तख की उत्पादन क्षमता की बात करें तो आमतौर पर उन्नत नस्ल की बत्तख एक साल में 280 से 300 अंडे तक दे सकती है। अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बत्तख के मांस से मुनाफा भी ज्यादा होता है। इस तरह देखा जाए तो बत्तख पालन घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन इस मुनाफे के व्यवसाय में आय बनी रहे और नुकसान कम से कम हो, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल जैसे कि आप देख रहे हो कि जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो खेती बाड़ी के कामों से कटती जा रही है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आजकल की जो सोच है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वही ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ लिख लिया है तो उसको सिर्फ नौकरी करनी चाहिए। इस सोच को बदलने के लिए जिससे कि हमारी नई पीढ़ी खेती बाड़ी के कामों में कुछ करे, तो इस चीज़ के लिए मैंने फिर ये अपना खेती से जुड़ा हुआ काम शुरू किया। इसमें शुरुआत में मैं 1000 डकलिंग लेकर के आया था। 1000 डकलिंग की कॉस्ट जो मुझे पड़ी थी, एक बच्चे की कॉस्ट, मुझे एक डकलिंग की कॉस्ट 65 रुपये पड़ी थी और 4000 रुपये मेरा किराया आया था। तो लगभग आप ये मानो कि 70,000 रुपये की मेरी शुरुआती खर्च आई थी। उसके बाद मैं 1 महीने बाद में मैंने फिर 1000 बच्चे मंगाए थे। आज जो मेरे पास में हैं टोटल 2000 बर्ड्स हैं। इनमें लगभग 1500 मेरे पास में फ़ीमेल हैं और 500 मेरे पास मेल हैं। एग प्रोडक्शन जो स्टार्ट होता है, जो शुरुआत होती है, वो लगभग 5 महीने में ये बर्ड एग पे आ जाती है। तो 5 महीने बाद में आपका एग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो अंडा है मार्केट में 7 रुपये से लेकर के 12 रुपये तक के बीच में इसका अंडा बिकता है। ये सावधानियां तब ज्यादा बढ़ जाती है जब तापमान में गिरावट हो। इस दौरान चूजों को कैसे सुरक्षा दे, आइए जानते हैं। कृत्रिम गर्मी से 15 दिनों तक सेए गए चूजों को पालने में सावधानी बरते। ठंड से सुरक्षा देने के लिए चूजों को टीन गार्ड के घेरे में रखें। आवास में 200 वाट का ऊपरी शेड लगा बल्ब फर्श से 2 फुट ऊंचा लगाए। अंडों से निकले चूजों को फर्श पर रखने से पहले चटाई जरूर बिछाएं। 5 से 6 हफ्तों तक हर 2 से 3 दिनों में चटाई को धूप में सुखाएं। चूजों को टूटे चावल का बारीक दाना पानी में भिगो कर दें। 1 महीने बाद ही चूजों को तालाब में छोड़े, लेकिन शिकारी जानवरों से रक्षा करें। इस व्यवसाय की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि इसको कोई भी व्यक्ति आराम से शुरुआत कर सकता है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, इनका डक्स का कोई ज़्यादा रखरखाव नहीं होता। आप इनको फ्रीली पाल सकते हो। फ्री रेंज इसको बोला जाता है। तो फ्री रेंज से हमारा मतलब है कि जो पक्षी है अपने उसी माहौल में रखा जाता है जिस माहौल में वो नेचुरली रहता है। तो इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप आराम से केवल आपको दाना खिलाना है इनको। पानी के लिए आप एक गड्ढा खुदवा सकते हो। अगर तालाब भी आप नहीं बनवाना चाहते तो आप एक गड्ढा खुदवा सकते हो। नॉर्मली 6 बाय 7 फीट के आसपास का आप एक गड्ढा तैयार करा सकते हो। उसमें भी कोई ज़्यादा लागत नहीं आएगी। और रख रखाव के लिए बस केवल आपको इनका फीड
जो है आप चाहे तो फीड अपना भी खिला सकते हो। ये ओमनिवोरस पक्षी होता है। ओमनिवोरस का मतलब है कि आप इसको हरा चारा भी खिला सकते हो और आप इसको ये कीड़े भी खा लेता है। तो मतलब इसके खाने की भी कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। आप इसको गेहूँ, मक्का, बाजरा, चावल, मूंजी भी खिला सकते हो। तो इसको पालना भी बेहद आसान है। अब बात कर लेते हैं बत्तखों की सुरक्षा की। तो इस मौसम में उन्हें भी विशेष देखभाल की जरूरत होती है। बत्तखों के आवास में तापमान नियंत्रण का प्रबंध करें, पीने का साफ पानी ही दें। इस बात का ध्यान रखें कि आहार फफूंदी रहित हो। बत्तखों को हैजा, प्लेग व हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है। बीमारियों से बचाव के लिए समय से टीकाकरण अवश्य कराएं। अगर आप 1000 डकलिंग लेकर के आते हो तो 1000 डकलिंग पे जो आपका प्रोडक्शन आएगा 5 महीने के बाद में लगभग 700-800 अंडे का आपका प्रोडक्शन आएगा। अब 700-800 रुपये के हिसाब से जो मार्केट में इसके अंडे की डिमांड है और जो रेट चल रहा है उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम 7 रुपये का अंडा आपका जाएगा। और अगर आप 700 × 7 करोगे तो डेली की आपकी लगभग 5000 रुपये की इनकम आ जाएगी। अगर आप महीने के देखोगे तो 1.5 लाख रुपए की आपकी इनकम इसमें आराम से आ जाएगी। ये 1000 बर्ड का मैंने बताया। और अगर आप इसमें अपनी फीडिंग कॉस्ट और बाकी लागत आप काटते हो तो अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 हज़ार रुपये की आपका इसमें हर महीने आपकी लागत आएगी फीड पे, लेबर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। टोटल अगर आप करते हो तो 60 हज़ार रुपये की आपकी लागत आएगी। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे उसके बाद भी आपको 90 हज़ार रुपये पर मंथ आपके बचेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। नवंबर मंथ पशु कैलेंडर। इस माह में मौसम में बदलाव गर्मी से सर्दी की ओर हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें और रात के समय में पशुओं को खेत में नहीं जाने दें। पशु आवास को इस मौसम में साफ सुथरा व सूखा रखना चाहिए। पशुओं में रोग निरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन सुनिश्चित मात्रा में खनिज मिश्रण दाना में मिलाकर देना चाहिए। यदि पशुओं को अब तक खुरपका, मुंहपका, PPR, एंट्रोटिक्सीमिया और भेड़ बकरी को चेचक रोगों का टीकाकरण इस माह में जरूर लगवा लें। पशु स्वस्थ रहे इसके लिए पशुओं को अतः परजीवी से बचाव हेतु कृमिनाशक दवा की उचित खुराक पशु चिकित्सक की सलाह पर दें। विपरीत परिस्थिति मतलब जब चारे का अभाव हो उस समय के लिए चारे का संग्रहण करें। पशुपालक हे या साइलेज के रूप में चारे का संग्रहण कर सकते हैं। भैंसों को गर्भित करने का ये उचित माह है। भेड़ के ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे ब्याहे परजीवी से बचाने हेतु कीटाणुनाशक दवा के घोल में डुबोएं या भिगोएं। पशुओं को टीकाकरण करवा लेना चाहिए व पीड़ित पशुओं को पशु चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सा करवानी चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। हमारे देश में कुछ ही ऐसे किसान मिलेंगे जो कृषि और पशुपालन की हर विधा में अपना परचम लहरा रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे ही शख्स से और जानेंगे उनकी कामयाबी की कहानी उन्हीं की मुजुबानी। पशुपालन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? सामान्य तौर पर जवाब में दूध से बने उत्पाद और खाद का जिक्र मिलता है। लेकिन जयपुर के एक शख्स है जो पशुपालन करके कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं, जिससे मिलने वाला मुनाफा भी कई गुना है। इतना ही नहीं, 15 तरह की अलग अलग गतिविधियों को भी संभाल रहे हैं जो प्रकृति और पशु दोनों के अनुकूल है।
गायों का चारा खिला रहे ये है किसान सुरेंद्र अवाना जी, जिन्होंने 2016 में डेयरी व्यवसाय की शुरुआत सिर्फ 2 गायों से की, लेकिन आज उनकी मेहनत और सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके डेयरी फार्म में आज करीब 195 गायें हैं। शुरुआत में कुछ मुश्किलों का सामना करने के बाद आज सुरेंद्र जी पशुपालन के साथ साथ मछली पालन, 22 तरह का चारा उत्पादन, जैविक खाद बनाना, बागवानी, गोबर से ईंट बनाना, गोबर से गमले बना रहे हैं। यहाँ 15 तरह की एक्टिविटी हो रही है, जैसे खाद बनाना है, मछली पालन है, बहुवर्षीय चारा है, फ्रूट के पौधे हैं 12,000 आदि, इस तरह का काम कर रहे हैं। शुरू में जब स्थापना की, लोगों ने कहा कि ये क्षेत्र क्यों चुना है, यहाँ तो पानी नहीं है, यहाँ मिट्टी में बजरी है या टीले हैं, तो इसमें आप लोग सक्सेस नहीं होगे। तो हमने ये ठानी कि इस जगह को ही चुनकर इसी में सक्सेस होके दिखाना है। जो किसान ये कहते हैं कि पानी नहीं है, हम कैसे खेती करें, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आ जाओ मेरे फार्म पे, देखो हमने 4 पौंड बना रखे हैं और ये पूरा शेड है इसका, देखिए आप, पूरा पानी पौंड में जा रहा है। तो इस तरह से हम इसका शेड का, हमारी खाद फैक्ट्री का, चारों तरफ के स्टाफ क्वार्टरों का सारा पानी है वो पौंड के अंदर बरसात का बचा के और उससे खेती कर रहे हैं। और दूसरा, मिट्टी यहाँ की ख़राब है, उसके लिए हम देखिए गोबर और गौमूत्र से खाद बना रहे हैं, जो भी आपको दिखाएंगे। उस खाद से और पूरे फार्म की जो मिट्टी हल्की है उसको हम धीरे धीरे गोबर गौमूत्र से ठीक करके और उपजाऊ है। आज आप देखिए पूरा फार्म पे हमारा 22 तरह का बहुवर्षीय चारा और सारे फलों के पौधे हैं। तो इस तरह से हमने ये डेयरी की स्थापना की। सुरेंद्र जी कृषि की गतिविधियों को पूरा करने के लिए बारिश के पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए उन्होंने 4 तालाब बना रखे हैं, जिनमें बारिश का पानी एकत्र कर लिया जाता है और उसी पानी से उनका हर काम आसानी से संपन्न हो जाता है। इन्हीं तालाबों में मछली पालन भी किया जाता है। सुरेंद्र जी मानते हैं कि कृषि और पशुपालन से अच्छा कोई व्यवसाय नहीं है। युवा अगर इस ओर ध्यान दे तो अपना ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। वो मानते हैं कि अगर पशुओं की सही देखभाल की जाए तो मुनाफा 2 गुना नहीं कई गुना किया जा सकता है। पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके फार्म हाउस में पशु अस्पताल भी खोला गया है, जिसका लाभ आसपास के पशुपालक भी लेते हैं। गोबर से और गौमूत्र से, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हम जैविक खाद बना रहे हैं और पशुओं के अपशिष्ट से बेस्ट प्रबंधन करके, जैसे गाय का गोबर गौमूत्र है, उसके अलावा बकरी की मींगनी जो हमारे फार्म पे है, भेड़ की मींगनी, ऊँट के मींगने आदि, राजस्थान की जो माइन से निकलती है, जैसे जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, डोलोमाइट है आदि मिनरल, और ये पशुओं के अपशिष्ट मिला के हम जैविक खाद बना रहे हैं। इस खाद को हम हमारे फार्म पे पहले यूज़ किया, यहाँ अच्छा रिजल्ट आया, उसके बाद हम आसपास के किसानों को दिया। 2-3 साल से जो किसान खाद ले जा रहे हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम है। अब दूर दूर तक हम एजेंसी देके इस खाद को प्रमोट कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। सुरेंद्र जी की सफलता के पीछे पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का समावेश है। वो मानते हैं कि समय के साथ नई तकनीकों को तो अपनाना ही चाहिए, साथ ही पुरानी विधियों से भी शिक्षा लेनी चाहिए। ये समावेश ही हमें आगे ले जाने में मददगार साबित होते हैं। तो अभी आपने देखी कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। इसके साथ ही हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।